नमस्कार और स्वागत है। ज्योतिष को अक्सर एक कला माना जाता है, अनुमान का एक मिला-जुला रूप। लेकिन क्या हो अगर इसमें भी गणित जैसी कोई सटीकता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जन्म के समय ही एक तरह की कोई अदृश्य घड़ी सेट हो जाती है जो जीवन की बड़ी घटनाओं को तय करती है? आज हम एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स के जरिए एक ऐसी ही तकनीक की पड़ताल कर रहे हैं। इसे कहते हैं कारकों की प्रगति या प्रोग्रेशन ऑफ कारका। और हमारी कोशिश ये जानने की है कि क्या ये वाकई एक छिपे हुए कोड को उजागर करती है जो जीवन की घटनाओं को समय पर इंगित कर सकता है। हमारे पास कुछ असल जन्म कुंडलियों के उदाहरण भी हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कितना कारगर है। बिल्कुल, और ये विषय वाकई आकर्षक है क्योंकि ये ज्योतिष के अनुमान वाले हिस्से को कम करके उसे एक व्यवस्थित सिस्टम की तरह देखने की कोशिश करता है। लेकिन शुरू करने से पहले पांडे एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। क्या? कि इस तकनीक को अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक क्या कहते हैं, एक कन्फर्मेटरी टूल है, कोई अकेले भविष्यवाणी करने की विधि नहीं। अच्छा, तो ये एक सहायक उपकरण है, एक तरह का क्रॉस चेक। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे मुख्य विधि क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है। सोचिए, हर ग्रह कुछ सालों में अपना चक्कर पूरा करता है। जैसे शनि करीब 30 साल में। अगर ये अकेली तकनीक होती तो इसका मतलब होता कि हर 30 साल में शनि से जुड़ी अच्छी बुरी घटनाएं ठीक वैसे ही दोहराई जाती, जो असल जिंदगी में तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए इसे दशा या गोचर जैसी दूसरी तकनीकों के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए, ताकि पता चले कि उन 30 सालों में से कौन सा दौर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो समझ आता है, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की चाल देखने के लिए पहले से ही गोचर या ट्रांजिट सिस्टम तो है ही, तो फिर ये प्रगति उससे अलग कैसे हुई? यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है, और सच कहूं तो यही इस तकनीक का सार है। सामान्य गोचर में हम क्या देखते हैं कि ग्रह असल में आकाश में कहाँ चल रहे हैं। हाँ। कोई ग्रह वक्री होता है, मतलब रेट्रोग्रेड, कुछ समय के लिए पीछे जाता है और फिर वापस सीधा चलने लगता है। ठीक है। लेकिन इस प्रगति प्रणाली में ऐसा नहीं होता। यहाँ नियम बिल्कुल अलग हैं। एक मिनट, अगर वक्री ग्रह हमेशा पीछे ही चलता रहेगा तो ये तो वास्तविक खगोलीय स्थिति से बिल्कुल अलग हो गया। क्या इससे परिणाम अविश्वसनीय नहीं हो जाते? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही हमें समझना होगा कि ये तकनीक असल आकाश को नहीं, बल्कि जन्म के समय तय हुए एक आंतरिक कैलेंडर को या एक प्रतीकात्मक घड़ी और ट्रैक कर रही है। अच्छा, तो ये एक सिंबॉलिक गति है, फिजिकल नहीं। बिल्कुल। इसके दो मुख्य नियम हैं। पहला, जन्म के समय जो ग्रह वक्री था वो इस सिस्टम में जीवन भर पीछे की ओर ही चलेगा, हमेशा। हमेशा। और जो सीधा था वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, वो कभी अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। अच्छा, तो जन्म के समय की स्थिति एक तरह से लॉक हो जाती है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा बड़ा अंतर यह है कि यहाँ हर ग्रह की गति को पूरे जीवन के लिए एक समान मान लिया गया है। एक समान? पर असल में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। असल गोचर में ग्रहों की गति पृथ्वी से दूरी के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। लेकिन इन नोट्स में एक पूरी टेबल दी गई है जो बताती है कि किस ग्रह को 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। जैसे बृहस्पति को लगभग 4336 दिन, मतलब करीब 12 साल। और शनि को? शनि को 10,757 दिन, यानी करीब 30 साल। ये एक तयशुदा गणित है। और कोई खास नियम जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, दो छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें और हैं। पहली, ये गति जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, और दूसरी, ये गणना हमेशा व्यक्ति के जन्म स्थान और जन्म कुंडली के आधार पर होती है। अच्छा, अगर कोई बाद में दुनिया में कहीं भी जाके बस जाए तो भी आधार हमेशा जन्म कुंडली ही रहेगी। ये सब सुनने में काफी गणितीय लगता है। क्या हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसकी गणना असल में कैसे की जाती है, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना लगे? हाँ, क्यों नहीं। इन नोट्स में राहु का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। राहु और केतु, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा पीछे की ओर ही चलते हैं। ये नियम है। ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी के जन्म के समय राहु तुला राशि में 10 डिग्री पर है। अब टेबल के हिसाब से राहु को एक पूरी राशि यानी 30 डिग्री पार करने में 566 दिन लगते हैं। ठीक है, तो वो तुला में 10 डिग्री पर है और उसे पीछे जाना है। बिल्कुल। तो पहले उसे तुला राशि के बचे हुए 10 डिग्री पार करके पिछली राशि मतलब कन्या में पहुंचना होगा। इसका गणित सरल है। अगर 30 डिग्री के लिए 566 दिन, तो 10 डिग्री के लिए 10/30 गुणा 566, जो हुए लगभग 189 दिन। समझ गई। तो जन्म के 189 दिन बाद
ये प्रगति वाला राहु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और फिर वहां से वो हर राशि में पूरे 566 दिन बिताएगा और अपना चक्र पूरा करेगा। हर ग्रह के लिए गणना इसी तरह होती है। ठीक है, तो नियम और गणित तो समझ में आ गए, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब हम इसे किसी असल जीवन की घटना पर लागू करते हैं। हमारे पास एक कुंडली है ना? हाँ, हमारे पास 8 मार्च 1970 को जन्मी एक महिला की जन्म कुंडली है। उनके जीवन की एक बड़ी घटना थी उनके बेटे का जन्म, जो 24 फरवरी 1991 को हुआ। और हमारा सवाल ये है कि क्या ये प्रगति विधि इस घटना का कोई संकेत दे रही थी? बिल्कुल। इसके लिए हम देखेंगे संतान के कारक को, यानी बृहस्पति को। हाँ, बृहस्पति। इस महिला की कुंडली में जन्म के समय बृहस्पति वक्री था। तो हमारे नियम के अनुसार इनका बृहस्पति जीवन भर पीछे की ओर ही चलेगा। ठीक है। अब जब हम गणना करते हैं तो पाते हैं कि 14 मई 1990 से लेकर 10 मई 1991 के बीच इनका प्रगति कर रहा बृहस्पति मकर राशि में था। और बच्चे का जन्म फरवरी 1991 में हुआ, जो बिल्कुल इसी एक साल की अवधि के बीच आता है। अच्छा, तो टाइम फ्रेम तो एकदम सटीक बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ सही समय पर किसी राशि में ग्रह का होना तो एक संयोग भी हो सकता है। असल ज्योतिषी तर्क क्या है कि मकर राशि ही क्यों महत्वपूर्ण थी? उस राशि का इस घटना से क्या लेना देना? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर ज्योतिषीय विश्लेषण की परतें खुलती हैं। इस तकनीक में सिर्फ राशि देखना काफी नहीं है, हमें यह देखना होता है कि वो राशि जन्म कुंडली से कैसे जुड़ रही है। और इसके कई गहरे संबंध थे। पहला और सबसे मजबूत संबंध था नवांश कुंडली से। एक मिनट, नवांश? क्या आप जल्दी से याद दिला सकते हैं कि नवांश कुंडली क्या होती है और यहाँ यह क्यों महत्वपूर्ण है? जरूर। नवांश या D9 चार्ट जन्म कुंडली का ही एक सूक्ष्म रूप है। इसे खास तौर पर भाग्य, विवाह और जीवन के दूसरे हिस्से को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कुंडली की आत्मा भी कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस महिला की नवांश कुंडली में बृहस्पति पहले से ही मकर राशि में बैठा हुआ था। अच्छा। तो जब प्रगति वाला बृहस्पति भी मकर में आया तो उसने नवांश के बृहस्पति को एक तरह से एक्टिवेट कर दिया। ये एक बहुत मजबूत लिंक है। अच्छा, तो एक तरह से जन्म के समय का जो वादा था वो पूरा हो रहा था। हाँ। और क्या संबंध थे? दूसरा, प्रगति करता हुआ बृहस्पति लग्न से पंचम भाव से संबंध बना रहा था। लग्न यानी व्यक्ति स्वयं, और पंचम भाव ज्योतिष में सीधे तौर पर संतान का घर माना जाता है। तो ये तो सबसे सीधा संकेत हुआ। बिल्कुल। और तीसरा, वो सिर्फ लग्न से ही नहीं बल्कि जन्म के बृहस्पति, जो खुद संतान का प्राकृतिक कारक है, उससे भी 5वें घर से जुड़ रहा था। अरे वाह! यानी ये दो अलग अलग स्तरों पर एक ही संदेश दे रहा था, संतान संतान। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। कोई और भी कनेक्शन था? हाँ, एक और था। यह प्रगति कर रहा बृहस्पति लग्न और जन्म के बृहस्पति दोनों से 11वें भाव से भी जुड़ रहा था। 11वां भाव यानी लाभ का भाव। हाँ, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, गेंस का घर। तो सरल भाषा में कहें तो संतान का कारक ग्रह न सिर्फ संतान के घर को सक्रिय कर रहा था बल्कि लाभ के घर से भी जुड़कर यह संकेत दे रहा था कि इस अवधि में संतान से जुड़ी इच्छा पूरी होगी और इससे खुशी मिलेगी। बिल्कुल। इन सभी कोणों ने मिलकर एक बहुत मजबूत संकेत बनाया। तो बृहस्पति ने लगभग 1 साल की एक बड़ी खिड़की तय कर दी। क्या इस तकनीक से हम इसे और सटीक कर सकते हैं, मतलब महीने या दिन के स्तर तक? हाँ, कर सकते हैं। पांडे के नोट्स बताते हैं कि बृहस्पति या शनि जैसे धीमे ग्रह घटना के साल का संकेत देते हैं। और सूर्य और चंद्रमा? हाँ, सूर्य महीने को और चंद्रमा दिन को इंगित करने में मदद करते हैं। जब हम इस मामले में सूर्य की प्रगति को देखते हैं तो पाते हैं कि 30 जनवरी 1991 से 1 मार्च 1991 के बीच सूर्य भी मकर राशि में ही प्रगति कर रहा था। और बच्चे का जन्म फरवरी में हुआ? सही। इस तरह सूर्य ने उस 1 साल की अवधि को सिकोड़कर 1 महीने की अवधि में बदल दिया। ये वाकई में प्रभावशाली है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला मामला थोड़ा गंभीर है। ये 19 जनवरी 1958 को जन्मे एक व्यक्ति की कुंडली है जिनके पिता का निधन 1 फरवरी 2006 को हुआ। क्या ये विधि इस तरह की दुखद घटनाओं का भी संकेत दे सकती है? हाँ, और इस मामले में हमारा विश्लेषण का केंद्र होगा शनि, क्योंकि शनि को हानि, अलगाव, दुख से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। जीवन के कठोर सत्य से जब हमने शनि की प्रगति की गणना की तो पाया कि 11 जुलाई 2005 से 24 दिसंबर 2007 के बीच उनका प्रगति कर रहा शनि धनु राशि में था। और पिता का निधन इसी 2.5 साल की अवधि में हुआ। हाँ। धनु राशि, मेरे ख्याल से ये तो गुरु की राशि है जो शुभ मानी जाती है। फिर पिता के निधन जैसी दुखद घटना से इसका संबंध कैसे बना?
ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी राशि अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किसी व्यक्ति की कुंडली में कौन सा भाव है। अच्छा, नहीं व्यय और अंत का प्रतीक है। ठीक कहा। तो शनि का हानि के भाव में आना पहला अशुभ संकेत था। ठीक है, तो राशि का भाव महत्वपूर्ण था। और क्या इस प्रगति कर रहे शनि का जन्म कुंडली के दूसरे ग्रहों या भावों से भी कोई संबंध बन रहा था? हाँ, और यहीं पर कहानी पूरी होती है। ये प्रगति कर रहा शनि जन्म के सूर्य से ज्योतिषीय संबंध बना रहा था और सूर्य को ज्योतिष में पिता का प्राकृतिक कारक माना जाता है। तो शनि यानी दुख का कारक और सूर्य यानी पिता का कारक दोनों जुड़ गए। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। इसके अलावा यह नवम भाव को भी प्रभावित कर रहा था, जो कुंडली में पिता का घर होता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग कोणों से एक ही संदेश आ रहा था। शनि जो दुख का कारक है, वो पिता के घर, पिता के कारक और हानि के घर तीनों से एक साथ जुड़ रहा था। थोड़ा रुक कर, ये वाकई गहरा है। ये सोचना कि शनि की एक धीमी गणितीय चाल किसी के जीवन के इतने भावनात्मक पल से जुड़ी हो सकती है, ये ज्योतिष को एक बहुत ही अलग रोशनी में दिखाता है। तो इन उदाहरणों से एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का एक सामान्य नियम क्या है? सिद्धांत काफी सरल है। आपको जिस भी घटना के बारे में जानना है, उससे संबंधित कारक ग्रह की प्रगति को ट्रैक करें। जैसे इन नोट्स में बताया गया है कि विवाह के लिए, खासकर महिला की कुंडली में, या संतान के लिए बृहस्पति को देखें। और विदेश यात्रा के लिए? विदेश यात्रा या अचानक होने वाली घटनाओं के लिए राहु और आध्यात्मिक अनुभवों या अलगावों के लिए केतु। पिता से जुड़े मामलों के लिए सूर्य। फिर देखें कि वो प्रगति कर रहा ग्रह आपकी जन्म कुंडली के संबंधित भावों और जन्म के समय बैठे ग्रहों से कैसे जुड़ रहा है। अगर कई मजबूत संबंध बन रहे हैं तो घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या ये तकनीक जीवन की हर घटना बता सकती है? क्या इससे करियर में प्रमोशन या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का पता चल सकता है? नहीं, और पाने इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। अच्छा, बृहस्पति की प्रगति आपको बच्चों, धन, विवाह या धर्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएगी, लेकिन आपके ऑफिस की राजनीति के बारे में नहीं। इसी तरह राहु आपको धोखाधड़ी, विदेश यात्रा का संकेत दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं। मतलब हर ग्रह का अपना एक दायरा है। बिल्कुल, और वो उसी के अंदर काम करता है। ये हर सवाल का जवाब देने वाली कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो ये तकनीक सिर्फ ज्योतिष भविष्यवाणी का एक और तरीका नहीं है। ये एक गहरा विचार पेश करती है कि शायद हमारे जीवन की पटकथा एक तरह की गणितीय कोड या एक अदृश्य घड़ी की टिक टिक के साथ चलती है, जो जन्म के समय ही सेट हो जाती है। बिल्कुल सही। यह ज्योतिष को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल एक दूसरे के नतीजों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। ये एक परत तार विश्लेषण है। मतलब एक के ऊपर एक परत। हाँ, मान लीजिए पहले आपने दशा प्रणाली से जीवन का एक बड़ा दौर निकाला, फिर गोचर से उस दौर के अंदर 1-2 साल का समय पहचाना, और फिर इस प्रगति विधि का उपयोग करके उस 1-2 साल के भीतर के कुछ महीनों को और पुख्ता कर लिया। हर तकनीक एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो समय को और सटीक बनाती जाती है। स्रोत में एक और बात का उल्लेख है केतु की प्रगति के बारे में, कि ये बता सकती है कि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छा कब तीव्र होगी और उसे अनूठे अनुभव हो सकते हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई अपने केतु की प्रगति को ट्रैक कर सके, तो क्या वो सचेत रूप से आध्यात्मिक विकास की उन अवधियों के लिए खुद को तैयार कर सकता है? ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।